मेरा नाम नाज़िया है। हम कराची में रहा करते थे। मेरे बाद एक 5 बहनें पैदा हुई, लेकिन बदकिस्मती से वे पैदाइश के चंद महीने बाद ही मर जाती थी। कोई कहता कि 18 है, कोई कहता कि मेरी माँ ही मनूस है जो लड़की पैदा करने के लिए ही हुई है। लड़का पैदा करने की तो इसकी औकात ही नहीं है। बांझ औरत में शायद वे इस दुनिया की पहली औरत होगी जिसे लड़कियां पैदा करने के बावजूद भी बांझ कहा गया होगा। मैं बचपन से ही ऐसे धुतकार वाले माहौल में ही रही। जब भी दादी के पास जाती थी वह धुतकार कर कमरे से निकाल देती थी, और बाबा को मुझसे इतनी घिन आती थी कि वह मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। उनके घर आने के बाद तो मेरी आती जाती सांस भी सूख जाती थी। उनकी आंखें भी मुझे धुतकारती रहती थी। गली गली में खेलती मेरी सहेलियों को अपने पापा के साथ खेलना, चीज खाने के लिए पैसे मांगना, सबसे पहले उनके चेहरे की खुशी मेरी हसरतों में इजाफा करती रहती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं अपने बाबा के साथ हंसी मजाक, दूर से आता हुआ देखकर उनका हाथ हिलाना, खुशी से खिलखिलाना क्यों नहीं कर सकती। इस सोच ने मुझे बेचैन करके रख दिया। मैं करवट बदल बदल कर अपने दिमाग में एक प्लान बनाती थी कि मैं भी बाबा के सामने आते ही ऐसे ही डिमांड करूंगी जैसे मेरी सहेलियां करती है, वैसे ही खुश होंगी जैसे वह खुश हुआ करती है। एक दिन मैंने सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगले दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। क्यों ही अब्बा मुझे गली में आते हुए दिखाई दिए। मैंने उछल उछल कर मुस्कुरा कर अपने बाबा को देखना शुरू कर दिया। जब वे मेरे पास से गुजरने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मुझे चीज़ खानी है। वह रुके और मुझे घूर कर देखा। मैं अपनी एक्साइटमेंट में समझ न पाई और उनका हाथ मेरे गालों पर एक निशान सा छोड़ गया था। वह तो चल पड़े थे, लेकिन मैं अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी सहेलियों का मजाक का निशाना बन गई थी। मैं वहीं पर उनसे नजरें चुराती हुई खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी सहेलियों ने मेरी चारों तरफ खड़ी हो गई और फिर मेरे पैर पर चलती भी मुझे चिढ़ाने लगी और मुझे चिढ़ा कर कहने लगी, बाबा जी मुझे चीज़ खानी है। वह ऐसा कह कह कर मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं ऐसे जिल्लत भरे मजाक के लिए तैयार नहीं थी और वहाँ से भागने का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। मेरे पैर जमीन ने जकड़ दिए थे और अपने इर्द गिर्द घूमती हुई लड़कियों के बेबस परिंदे की तरह मेरी रूह फड़फड़ा रही थी। न जाने मैं कैसे दायरा तोड़कर उनके दायरे से भागी थी। घर का रास्ता मुझे धुंधला सा लग रहा था, तो मैं भागती हुई अपने सहन में आस्तीन से साफ करते रोती चली जा रही थी, लेकिन उनके बेरहम चेहरे मेरे सामने आ रहे थे। मैं सहन में बैठकर अपने खूनी रिश्तों से अपने जख्मी दिल को छुपाते हुए कमरे की तरफ दौड़ी और चारपाई पर गिरकर हिचकियां दबाए रोने लगी थी। मेरी सिसकियों पर हद से ज्यादा मेहरबान माँ भी ना उठी तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकती थी। वह दिन और आज का दिन मैंने जब ये कहानी लिख रही हूँ, मैंने अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद करनी ही छोड़ दी थी। और ये मेरी जिंदगी का सबसे भारी मोड़ होता है जब आप किसी से इस तरह मायूस हो जाए कि आपके बीच दरमिया ताल्लुकात बस नाम के लिए रह जाए। जब मैं बस चौथी क्लास में थी तब मैंने घर से निकलने और खेलना छोड़ दिया। उस दिन जब बाबा के सामने बड़े मान के साथ हथेली फैलाई थी और बदले में सरेआम थप्पड़ खा लिया था और अपनी हम उम्र लड़कियों के सामने बेइज्जती हो गई, तो हंसना खेलना जिद करना सब कुछ भूल गई थी। खाना मिल जाता तो खाना खा लेती, ना मिलता तो माँ से भी ना कहती। मुझे इस बात में इतनी चोट लगी थी कि मुझे अपनी जिंदगी की उमंग ही खत्म हो गई थी। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि ईद पर कपड़े सिले हैं या नहीं। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर जूतों तक सब दूसरों की उतरन थी, जिस पर मुझे कभी कोई शिकवा ही नहीं रहा था। मैं ऊपर से ठीक दिखाई देती, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान बढ़ता रहता गया। मैं किसी के सामने रोती भी नहीं थी, बल्कि गहरी रातों में छुप छुप कर आंसू बहाती थी। माँ मेरी सारी हरकतों को देखा करती थी, लेकिन ठंडी सांस भरकर ही रह जाती थी। बेटा, कदर न करने की बर्दाश्त और मारपीट व शादी के बाद अब तक भुगत रही थी। उनके अंदर इंसानियत खत्म ही कर डाली थी। वह मिट्टी के पुतले की तरह पूरे सारे काम करती रहती थी। मुझे अब कभी कभी अपनी माँ पर तरस भी आता था और सोचती भी थी कि भला एक कैदी दूसरे कैदी के लिए कर भी क्या सकता है। मेरी जिंदगी का फकत एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह पढ़ लिख कर इतने पैसे कमा सकूं कि कभी भी बाबा या किसी से पैसे लेना ना पड़े। जब बाबा स्कूल की फीस दिया करते थे तो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उस पर भी मुझे बातें सुनाते थे। बल्कि माँ कहती थी अब वह हर बार उनके लिए फीस भरना भी मम्मी के लिए आजमाइश बन गई थी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि माँ के लिए आजमाइश तो पहले ही कम ना थी और मेरी वजह से उनकी आजमाइशों में दुगना इजाफा हो गया था। मैं और माँ बिल्कुल अलग एक कमरे में रहा करते थे, बल्कि घर के लोग सब एक जगह खाते थे और मज़े करते थे। बाबा की इजाज़त के बगैर माँ भी उस कमरे में कदम नहीं रख सकती थी जिस कमरे में बाबा सोया करते थे, लेकिन जिस वक्त बाबा चाहते तो माँ को उस कमरे में जाना पड़ता था। चाहे माँ की कितनी भी ज़्यादा तबीयत खराब क्यों ना हो, वह बाबा का हुक्म बताती थी। इसके बावजूद भी अब्बा का मुंह बना रहता और वह अक्सर अपनी माँ को कहा करती थी कि क्या ब्याह कर लाए हो, ये तो मुझे खुश भी नहीं रख सकती, इसे खुश रखना नहीं आता।
बाबा का ताल्लुक बाजारों औरतों से भी था और वे हर वक्त माँ को वैसे ही सजे सवरे रूप में देखना चाहते थे। माँ कोशिश भी करती थी कि उनके बनाए सांचे के खातिर ढल जाए, लेकिन मैं बाबा की खुशी के लिए लिपस्टिक और हल्का फुल्का मेकअप कर लेती तो दादी के तन को चैन नहीं मिलता था। माँ की जान वैसे भी ना छूटती और जब वह ऐसे होकर बाबा के पास जाती तो अगर बाबा की फरमाइश को पूरा ना कर पाती तो बाबा उनसे लड़ पड़ते थे और उनसे बेशर्मी से कहते थे कि तुझसे अच्छी तो बाजारू औरतें हैं, पैसा लेती है लेकिन दिल तो खुश कर देती है। तो माँ रोना शुरू कर देती थी और कहती थी कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है, कोई पाक बीवी ऐसा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उनकी आवाज़ कमरे से बाहर भी आती। दादी अक्सर कान लगा कर सुनती थी और मैं भी ऐसे में उनके करीब हुआ करती थी, लेकिन कई बार मैं मुझे डांट कर भगा देती थी या दूर से ही जूते मेरी तरफ फेंक के मारती थी। फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ता था, लेकिन छोटी सी उम्र में ही मुझे हल्का हल्का इस बात का एहसास होने लगा था कि माँ के साथ इस कमरे में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा गलत उनके साथ होता है जो उस कमरे से निकलते ही वो उजड़ी हुई बेवा सी भी बदतर होकर निकलती थी। रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। अजीब सा घुटन वाला माहौल था। कभी कभी ऐसा लगता कि सांस भी अगर जोर से ले ली तो उस पर भी कोई फतवा लग जाएगा। मैं जब छठी क्लास में थी, जब मम्मी दोबारा से उम्मीद लगी, माँ का ख्याल रखने के बजाय दादी ने उन्हें साफ साफ अल्फाजों में कह दिया था कि अगर उसको लड़का ना हुआ तो तलाक पक्की है। दादी की ऐसी बातें मेरा दिल चीर गई और मैं सोचती थी कि माँ पर जाने क्या बीती होगी, न जाने कितने ख्वाब उनके दिमाग पर छाए होंगे। माँ हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ पढ़ कर अपने ऊपर फूंकती रहती थी कि शायद इस फूकों से मेरा मुकद्दर बदल जाए और मैं बेटे की माँ बन जाऊं। वह हर रोज़ अपनी जंग लड़ रही थी, कभी तावीज़ कभी दमदरूद सब कुछ अपने ऊपर कर रही थी। अभी दूसरा ही महीना था, वह इस कदर कमज़ोर दिखाई देती थी कि ऐसा लगता था कि हवा के झोंके से ज़मीन पर गिर जाएगी। उनकी खुराक और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रख रहा था और ना ही इस कदर कमज़ोरी के बावजूद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैंने दबी दबी आवाज़ में माँ की ऐसी रंगत को देख कर कहा कि डॉक्टर के पास जाए, शायद वह विटामिन की कुछ गोलियां दे दे जिससे उनकी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। लेकिन माँ हसरत भरी नज़रों से बस मुझे चुपचाप देखती चली जाती थी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना पैसा ना पति की मोहब्बत, और घर का काम का बोझ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रखता था। लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता उतना मैं माँ की मदद कर देती थी, लेकिन खुद बहुत छोटी थी। माँ जाने क्यों मुझे अपने से ज़्यादा बेबस दिखाई देती थी। आज भी किसी माँ मज़ार की तरफ से लौटी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने कहा था अगर हर जुमरात में इस मज़ार पर अपनी हाजिरी दोगे तो लड़का ज़रूर पैदा होगा। और उन्हें बात बताने वाली ऐसी औरत थी जिसके पास औलाद नहीं थी। माँ भी उन औरतों बातों में आकर ये भूल चुकी थी कि औलाद देना न देना तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। वह जिसे चाहता है उसे औलाद देता है, जिसे नहीं चाहता उसे औलाद नहीं देता। लेकिन हम लोगों की बातों में आकर ऊपर वाले से मांगने की बजाय हम जगह जगह पर मांगना शुरू कर देते हैं और अपनी आखिरत भी खराब करते हैं। माँ का 8वां महीना लगा था कि दादी ने बोलना शुरू कर दिया था कि माँ का अल्ट्रासाउंड कराया जाए कि पता चल जाएगा कि लड़की है या लड़का है। दादी ने 5वें महीने भी कहा था, लेकिन उस वक्त माँ ने उनकी बात एक कान में डालकर दूसरे कान से निकाल दी थी और ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब दादी ने भी उठते बैठते कहना शुरू कर दिया तो अब बाबा भी इस बात के लिए राज़ी हो गए और कहने लगे कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पता होना चाहिए कि लड़का है या लड़की। माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर जीन्स का पता वक्त से पहले पता चल गया, अगर बेटी हुई वह तो इस बच्चे को मार देंगे या फिर पैदा होते ही उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में वह कहाँ जाएगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके मायके में सिर्फ एक उनका भाई था जो उनके हालात और रिश्तों से बिल्कुल लापरवाह था। उसके अंदर बेरहमी इतनी ज़्यादा थी कि वह अपने बीमार बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहने लगा था। माँ के लिए अपनी बीमारी माँ बाप के लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनका मायका उनकी ससुराल से काफ़ी दूर था, आने जाने का किराया भी नहीं मिलता तो पैदल ही अपनी कमज़ोर जान के साथ निकल जाती। लेकिन फिर भी 3-4 दिन चारपार पर ही पड़ी रहती और कई कई दिन तक बुखार रहता था। और हर दूसरे दिन मायका जाना उनकी सास को खटकने लगा कि घर के काम से बचने का कोई अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। माँ बहुत ज़्यादा तंग आ जाया करती थी, उन्हें जवाब भी दे दिया करती थी। फिर दादी एक की चार लगाकर बाबा को बताया करती थी। फिर माँ की शामत आ जाया करती थी और वे फिर बाबा की मार भी खाती और फिर बगैर किराए के मायके जाकर बीमार हो जाती। उसके बाद घर का सारा काम भी करती, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुर्बानी का कोई सिला नहीं था। दवाई लेने के बावजूद कोई दुआ उनके हक में कबूल ना हुई। बस उनकी मुश्किलें इतनी आसान हुई कि उनके माँ बाप ने अपनी बीमारी की हालत में
उन पर ज़्यादा बोझ न बने और जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। उनके दिल पर इस बात का बोझ नहीं था कि वे अपने माँ बाप के लिए अपने भाई की तरह कुछ ना कर सकी। दरअसल मायका लड़की का एक साहिबान होता है, जहाँ वे कुछ पल के लिए अपने सारे गम भुलाकर 2 घड़ी सुख की सांस ले सकती है। और मायका सिर्फ माँ बाप के सामने ही सही होता है, बाकी बहन भाई तो रिश्ते, वक्त और हालात अपने मतलब की वजह से या तो तब्दील हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। और यही सच्चाई है। इसी तरह माँ का रिश्ता भी अपने भाई के साथ बस नाम का ही रह गया था। लेकिन अब बदकिस्मती से माँ का मायका भी खत्म हो गया था। अब उठते बैठते माँ बस एक बात की परेशानी थी कि अब क्या होगा। अगर बेटी पैदा हो गई तो उनकी तो इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, वे कहाँ जाएगी। ना तो वे कोई ठिकाना जानती थी कि जहाँ कुछ पल इज्जत के साथ गुजार सके, ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह उस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह बंद गली में आकर खड़ी हो। सारी रात सिसकियाँ ले लेकर ही गुजरती थी और ऊपर से दादी की बातें जो बार बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह रही थी, लेकिन माँ भी हर बार दादी की बातों को टाल देती थी। इसी वजह से माँ और दादी में खूब ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और दादी ने बाबा को सब कुछ बता दिया था। और अब बाबा भी इस अल्ट्रासाउंड को टालने के मूड में नहीं थे। कल 4 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, माँ बोल रही थी कि बाबा ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। वे चादर झाड़ कर सो गए थे। दादी के चेहरे पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट थी। माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सफ़ेद रंगत लिए वे कमरे में आई और सर पकड़कर बैठ गई। मैं चुपचाप माँ के पास आकर खड़ी हो गई। वह मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। अब क्या होगा, ये सवाल करते हुए उनकी नज़र मुझे तरफ देख रही थी। तो वह फौरन बोली, बेटियां तो बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, उन्हें जन्म देने वाली माँ कभी नहीं घबराती है, लेकिन ये समाज हमें जीने नहीं देता। शायद वह मेरे खौफ को भाप चुकी थी, इसलिए वह पहली बार उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरा माथा चूमा था और फिर मुझे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली थी, जैसे कि एक ठंडक दिल में उतर गई हो। तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो, लेकिन मेरे हालात ने मुझे तुमसे ना प्यार करने दिया और ना ही मौका दिया। वह सिसकते हुए लहजे में बोली तो मैं भी रोने लगी थी। फिर उन्होंने मुझे अपने सीने से अलग किया और तसल्ली देते हुए बोली, नाजिया तुम बहुत सारा पढ़ना, अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि कल को कोई तुमसे तुम्हारा आसमान न छीन सके, और ना ही इस डर से जिंदगी गुजारना कि अगर कोई तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम कहाँ जाओगी। वह सिसकते हुए लहजे में बोली थी, हालात जैसे भी हो तुम्हें पढ़ना नहीं छोड़ना है, तुम ये बात याद रखोगी ना। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली तो मैंने सर हिला दिया। शाबाश। वह मुस्कुरा रही थी और मैंने पहली बार ये महसूस किया था कि माँ मुझसे प्यार करती है। शाम 4 बजे माँ बाबा को लेकर अस्पताल चले गए तो मैं एक नामालूम खौफ के तले जानमाज बिछाए हुए माँ के लिए दुआ करने लगी। जाने क्यों माँ जब अस्पताल के लिए निकल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वे सजाए मौत के कैदी की तरह चल रही हो। माँ की आंखों के नीचे काले काले हल्के धब्बे और कमजोरी चीख चीख कर बता रही थी कि उनका इस मौके पर ख्याल रखा जाए। लेकिन दादी और बाबा तो बेरहम थे। रही बेटे की ख्वाहिश में एक जिंदा जीती जागती औरत को खत्म कर दिया था। रात को 8 बजे दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो बाबा तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुए और तेज़ी से अपने कमरे के अंदर गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। दादी भी पैर पटकते हुए घर के अंदर दाखिल हुई और अपना टोपी वाला बुर्खा उतार कर चारपाई पर फेंक दिया और फिर हाथ मलते हुए बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने माँ को अंदर आते हुए देखा, जो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए हुए अंदर आई और खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जिसमें दादी की हाय हाय की आवाज़ें दिल को चीरने लगी थी। माँ की हालत बहुत बुरी थी और उन्होंने ना सुबह नाश्ता किया था और ना ही दिन को कुछ खाया था। तो किचन में जाने से पहले मैंने दादी से खाने का पूछने के लिए उनके पास गई तो वह ना के साथ कबाब चुपके चुपके से खा रही थी। मुझे देखकर फौरन ही खाने को दुबका कर रख दिया और मुझे दूर फटकारते हुए वहाँ से जाने को कहा। तो मैं किचन में आई और माँ के लिए दिन की बची कुची रोटी को गर्म किया और 3 दिन का सालन जो ज़रा सा देगची पर लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर शोरवा सा बनाया और 2-3 दिन उबाल देने के बाद प्लेट पर निकाला। फिर पुदीने की चटनी बनाई और टमाटर और खीरा काटा और फिर यूं ही उठाकर किचन से बाहर आने लगी तो सामने दादी रास्ता रोके खड़ी थी। ओहो, इतनी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? दादी हाथ हिलाते हुए बोल रही थी। मैंने कहा माँ के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। दादी वह सुबह से भूखी है। हाँ हाँ, वह तो खाना खाने की हकदार है। इस घर में वारिस तो पैदा न कर सकी, अब हमारी बेटियां भी नोच कर खा ले। फिर उन्होंने टमाटर और खीरे की सलाद वाली प्लेट उठा ली तो मैं उनका मुंह देखती रह गई। अब जा, देख क्या रही है? मैं गुस्से से बोली तो मैं तेजी से उनके पास से गुजर कर माँ के कमरे में गई तो जो लेटी हुई छत को घूर रही थी। माँ, खाना खा लो।
मेरी आवाज़ पर माँ उठकर बैठी और मुझे बहुत ज़्यादा बेइंतहा हैरत हुई। उन्होंने खाना इतनी तेज़ी से ख़त्म किया कि जैसे कि कोई उनसे खाना छीन लेगा। ये मंज़र इस कदर तकलीफ़ ज़दा था मेरे लिए कि मैं कमर मोड़ पर खड़ी हो गई थी और दरवाज़े की तरफ देखने लगी कि माँ ने जब खाना ख़त्म किया तो मैंने बर्तन उठाए, बर्तन किचन में रख कर कमरे में आई तो माँ अभी भी वैसे ही हालात में लेटी हुई थी जैसे कि मैंने उन्हें पहले देखा था। लेकिन अब उनकी आंखें बंद थी, उनके पेट की भूख खत्म थी तो उनको नींद आ गई। मैं बगैर शोर किए हुए अपनी चारपाई पर बैठ गई और फिर उन्हें देखती रह गई। नींद की गफलत मुझ पर भी आ रही थी। मैंने सिरहाने पर अपना सर रखा और माँ के चेहरे की तरफ देखते देखते मैं भी आखिर सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी शोर से आँख खुली थी। माँ दर्द से निढाल थी। उनकी तकलीफ देखकर मैं दादी के कमरे में गई और उनको माँ के बारे में बताया तो बजाय औरत होने के खातिर माँ की तकलीफ को समझती, उल्टा वे मुझ पर ही चिल्ला पड़ी। मैं उनकी नींद बर्बाद कर रही हूँ। मैं दादी के इस रवैये पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बाबा के कमरे के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की बजाय उन्होंने खिड़की में से ही पूछा, क्या बात है? मैंने रोते हुए माँ की तकलीफ के बारे में बताया तो वह गुस्से से बोले, कुछ नहीं होता है, वह नहीं मरेगी, जा दफ़ा हो यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। और ज़ोर ज़ोर से खिड़की बंद कर दी। तो मैं रोते हुए माँ के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। माँ ने जिस वजूद को जन्म दिया था उसमें कोई हरकत ना थी। वह मेरी बहन थी लेकिन मर चुकी थी। मैंने झुकी झुकी नज़रों से माँ की तरफ देखा। माँ, ये तो मर चुकी है। अच्छा है वक्त पर ही मर गई। ऊपर वाले ने इसे तकलीफ़ों से बचा लिया। माँ अपनी तकलीफ़ों को भूल कर और सुकून लहजे में बोली। माँ की आवाज़ दर्द ने मुझे निढाल कर दिया और मैं रो पड़ी थी। माँ ने जल्दी खुद को संभाला। बच्चे की मौत के 2 दिन बाद जहर की गोलियां खा ली और मर गई। शायद उन्हें अपनी तकलीफ से निजात के लिए यही सही जरिया नजर आया था। बाबा ने 40 दिन का भी इंतजार नहीं किया और शादी कर ली। बाबा की नई नवेली दुल्हन ने सारे घर को कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। वह इतनी जल्दी पूरे घर पर छा गई, उसका तसव्वुर तो दादी ने भी नहीं सोचा था। बाबा तनख्वाह के सारे पैसे अपनी नई वाली बीवी के हाथ में हिलाकर रखते थे। दादी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था और दादी के सारे सपने टूटते हुए नजर आने लगे और वे तिलमिलाती हुई लड़ने लगती थी और उनकी आपस की लड़ाइयाँ रोज रोज बढ़ने लगी। और ये बात मेरे हक में इस तरह बेहतर थी कि अब उन दोनों की तवज्जो मुझसे हटकर दोनों पर थी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही लड़ते झगड़ते रहते थे, लिहाजा मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर लगा दी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैंने इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी। 8वीं के बाद मैंने घर में ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैट्रिक का दाखला मैंने प्राइवेट भेज दिया था क्योंकि बाबा ने फीस देने से इनकार कर दिया था। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद ही मैंने प्राइवेट करने का सोचा और साथ ही साथ बीटीसी में भी दाखिला ले लिया था। मुझे माँ के अल्फाज हर वक्त घुमा करते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है और अपने पाँव पर खड़ा होना है। लिहाजा हालात जैसे भी रहे मैंने कभी भी पढ़ाई के मामले में हिम्मत न हारी। उस दौरान मेरे रिश्ते भी आने लगे। मैंने देखा कि मेरे मामले में नई माँ जो हमेशा नाताल्लुक सी रहती थी वह मेरे रिश्तों के मामले में इंतहाई दिलचस्प लेने लगी। मेरे एक रिश्ते पर बाबा ने मुझसे पूछे बिना हाँ कर दी थी तो नई माँ उनसे झगड़ पड़ती थी। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने बाबा से कहा कि नाज़िया से पूछो, अगर उसकी रजामंदी है तो अब हाँ करिएगा। नई माँ की इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। ये मेरी वफादार कब से हो गई। दादी ने जब मेरी माँ की ये बातें सुनी तो बाबा को खूब बातें सुनाई थी। ये कौन होती है हमारे घर के फैसले करने वाली? क्या हम इतने बेगैरत हैं कि लड़कियों से पूछकर उनके रिश्ते करेंगे? लेकिन बाबा दादी के आगे कुछ ना बोली, जिस पर दादी को और ज़्यादा भी गुस्सा आ गया। नई माँ एक रात मेरे कमरे में आई। शादी के बाद से अब तक उन्होंने मुझे इस कमरे में कदम नहीं रखा था। अपने कमरे में देख मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। वह मेरी चारपाई के पास रुकी, कमरे पर एक निगाह डाली और फिर अपने गिरवान में हाथ डालकर तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। ये देख इसका रिश्ता आया है तेरे लिए, अगर तुझे अच्छा लगे तो बता देना। मैंने हैरत और शर्म से उनकी तरफ देखा। वे मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगी। ये तेरी पूरी जिंदगी का मामला है, सोच समझ कर फैसला करना। और फिर अपनी लंबी चोटी को कंधे से घुमाकर पीछे की तरफ फेंका और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। लड़का शक्ल का तो अच्छा था, बैंक में काम करता था, तो मुझे क्या एतराज़ होगा। मैंने हाँ कर दी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी से कुछ दिन पहले सास घर पर आई और कहने लगी कि मेरे पति अस्पताल में एडमिट थे, इसलिए लड़के की सादगी से शादी कराना चाहती हूँ। नई माँ जिनके तवज्जो पर मैं उन्हें माँ कहने लगी थी और बाबा मान गए थे। शादी और रुखसती कर दी गई। होश तब उड़े जब वह घर की बजाय मुझे अस्पताल ले गई और दुल्हन की तरह सजा कर मरीज के बिस्तर पर लिटा दिया
और फिर सास बोली कि बहू हमारे खानदान का रिवाज है कि कुर्बानी बहू देती है। अभी मैं कुछ समझी ही ना थी कि जान निकल गई थी, क्योंकि कमरे में एक अजीब और गरीब हुलिया वाला आदमी अंदर आया। सास बोली कि हमारे घर के पीर है, हमारे खानदान की हर बहू शादी की पहली रात इनके साथ गुजारती है। ये ऐसा अमल करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान एक बरकत बनी रहती है। और सास ये बातें कर कर कमरे से बाहर जा चुकी थी, और जैसे ही मैं होश में आई वैसे ही फौरन बिस्तर से उठी ही थी कि पीर ने मुझे तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी शैतानी नज़रों से मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसने कमरे में 4 या 5 अगरबत्ती जला कर रख दी, जिससे मेरा दिमाग भारी होने लगा। और फिर न जाने मेरा सर घूमने लगा और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकने लगा था। वह मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। वह मुझ पर क्या करना चाहता था। अचानक वह मेरे सामने रुका और मेरे नज़दीक आने लगा। उसे मेरा भारी भरकम दुपट्टा उतारा और ज़मीन पर फेंक दिया, और फिर मुझे ज़ोर से गले लगाकर बाहों में घेरा, तंग कर दिया। मैं किसी चिड़िया की तरह उसकी बाहों में फड़फड़ाने लगी और उसके हाथ से रहते हुए मेरे बदन पर फैलने लगे। फिर मुझे समझ ना आया कि मेरी इज्जत टूट रहा है, जिससे मेरी शादी हुई है वह बगैर पता नहीं कहाँ है, और ये तो मुझे पीर के नाम पर मेरे साथ सुहागरात मना रहा था। मैं चीखने लगी तो उसने जोर जोर से मेरा मुंह नोच लिया। इससे पहले कि मेरा गिरवान पर हाथ डलता मैं लात उसके नाजुक जगह पर मारी तो वह अधमरा होकर गिर पड़ा। मैं तेजी से एक दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल आई तो सामने बगैरत पति को नजर पड़ी। इससे पहले वह मेरी तरफ आता मुझे अपनी माँ रशीदा दिखाई दी, और मैं उनकी तरफ भागी और उनकी तरफ जाकर बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो एकदम से मुझे सब कुछ याद आने लगा और मैं डर गई थी। तभी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तसल्ली दी कि अब तुम महफूज हाथों में हो। मैं अपने ही घर में थी, ये देखकर मैंने गहरी सांस ली और फिर बोली कि तुम्हारी इस तरह की रुखसती ने मुझे शक के घेरे में खड़ा कर दिया था, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं रिक्शा लेकर निकली, लेकिन वे तुम्हें लेकर जा चुके थे। हॉस्पिटल का नाम मेरे जहन में आ गया तो मैं यहाँ पर पहुँच गई, और यह हॉस्पिटल इन लोगों का ही है, इसलिए डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता। मैं जब यहाँ पर पहुँची तो तुम्हारी सास मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई वहाँ पर पहुँच गया, लिहाजा ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वह रुकी और मेरे आंसू साफ करते हुए बोली, नाजिया बच्ची, तुम क्या अपने पति के साथ जाना चाहती हो? वह पति तो नहीं है, वह तो दलाल से भी बदतर है। मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे नहीं रहना। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। दादी ने मेरे फैसले पर बहुत ज़्यादा हल्ला किया, लेकिन बाबा ने उन्हें चुप करा दिया। माँ के भाई असद की वजह से मेरे तलाक का मामला बहुत आसानी के साथ हो गया। माँ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बिल्कुल एक सच्ची माँ के खातिर। अब वे मेरे साथ हर मामले में खड़ी रहती थी, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी में भी आला तालीम हासिल कराने में भी उनका हाथ है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मुझे कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई, सरकारी तौर पर घर भी मिल गया। माँ ने एक अच्छी जगह पर रिश्ता देखकर मेरी शादी करा दी। आज मैं न जाने अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बल्कि मुश्किल वक्त में अपना बोझ उठाने के काबिल भी हूँ। इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अपनी बेटियों को आला तालीम दे, जिससे कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।